श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजेश रेवा। हम पहली बात तो ये संशय दूर कर देता हूँ कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अभी तक स्थगित की गई है। मतलब हो सकता है कि ये संभावना ये रहेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा इसे जल्द से जल्द लॉकडाउन के बाद करवाया जाएगा, सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए। बाकी आगे की शिक्षा विभाग की नीतियों पर डिपेंड है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंदर अर्थशास्त्र का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है जी, अर्थशास्त्र का जो चैप्टर चल रहा था इसमें 4 पार्ट है, वो हम नियमित रूप से पढ़ रहे थे। जो पहला लेसन था अर्थशास्त्र का, जिसे 14 लेसन, जिसमें आर्थिक अवधारणा को हमने पढ़ा। आर्थिक अवधारणाएं 15वें लेसन के हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पढ़ी, किस प्रकार स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था। 16वां जो लेसन है वो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी, रुकावटें कौन कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में। और लेसन नंबर जो 17 है हमारा, उसमें पढ़ेंगे मुद्रा और बैंकिंग। अर्थशास्त्र के मुख्य ये 4 पार्ट हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। 10वीं क्लास के अंदर अर्थशास्त्र चैप्टर के अंदर ये 4 पार्ट हैं, 14, 15, 16 और 17। आर्थिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा के अंदर हमने पढ़ा, जो आर्थिक अवधारणा के अंदर हमने जीडीपी है उसके बारे में पढ़ा, एनआई है उसके बारे में पढ़ा, और प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में पढ़ा, और सतत विकास, धारणीय विकास जिसे कहा गया है, ठीक है, और समावेशी विकास पढ़ा, एचडीआई इंडेक्स पढ़ा, एचडीआई इंडेक्स के बारे में पढ़ा, और अन्य इन चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। नियोजन के बारे में पढ़ा, नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। इस प्रकार करके हमने 14 जो लेसन है उसकी आर्थिक उदाहरण पढ़ी। 15वें लेसन के अंदर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पढ़ी कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर किस प्रकार है, विकासशील है या किस प्रकार नहीं है, किस प्रकार है। तो हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे विकास है वो कर रहे हैं, हमारा जो ग्रोथिंग सिस्टम में हो रहा है। और 1990 के अंदर हमने 91 के अंदर जो हमने उपाय अपनाए थे, निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, जो हमने 3 ये उपाय अपनाए थे आर्थिक नियोजन, उसमें हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ है बहुत अच्छी की। उसके बाद आज जो हम जो लेसन पढ़ने हैं 16वां लेसन, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लगातार विकास कर रही है। अभी तक हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, ना ही हम अविकसित हैं, हम विकास की ओर अग्रसर हैं। इस स्थिति के अंतर्गत प्रमुख चुनौतियां भी होती है, कुछ बाधाएं होती है। वो बाधाएं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, उन्हीं बाधाओं की आज जिक्र करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसमें से पहली जो आती है उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर हम महंगाई भी कह सकते हैं। दूसरा जो आता है उसे कहते हैं गरीबी। तीसरी चीज आती है बेरोजगारी। ये प्रमुख 3 चुनौतियां हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन तीनों को हम एक साथ कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी एक ऐसे ये मानो कि भी बाधा है भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच में जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, जिसको हम चाहकर भी नहीं कर सकते। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। गरीबी जो होती है, गरीबी का जो दुष्चक्र है उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। रेगनाल्ड गडसे ने गरीबी का दुष्चक्र दिया था, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के बारे में हम पता करें तो बेरोजगारी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। किसी महान अर्थशास्त्री ने कहा था कि बेरोजगारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, समाप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये तीनों चीजें हैं जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों का संतुलन है वो बना के रख सकते हैं। तो
अगर संतुलन बनाना है तो इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। इन सभी की हम परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, मापन की इकाइयां पढ़ेंगे, किस प्रकार इसको मापन किया जाता है, और इनके कारण और उसके उपाय आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम केवल मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुद्रास्फीति है ही क्या है, और ज्ञान करें तो मुद्रास्फीति के बारे में आज चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है महंगाई, कीमतों में वृद्धि, वस्तु या सेवा में कीमतों में वृद्धि है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु या फिर सेवा, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, शिक्षा है, इसी सेवा में आया गया है। वस्तु कोई वस्तु विशेष जिसका उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वस्तु या सेवा में कीमतों में सतत वृद्धि को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु या सेवा में जो उनकी कीमतें होती हैं, उन कीमतों में सतत वृद्धि हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतों का मतलब क्या होता है? वस्तु सेवा की कीमतों का मतलब क्या होता है कि वस्तु और सेवा जो होती है उनका मौद्रिक मूल्य या कह दूं जिनका मौद्रिक माप होता हो, अर्थात जिसे मुद्रा में मापा जाता हो, उसे मौद्रिक मूल्य या मौद्रिक माप कहते हैं। तो मुद्रा जैसे मान लो कोई वस्तु 10 रुपए की है, कोई वस्तु है वो 10 रुपए की है, तो 10 रुपए की वस्तु का मतलब क्या हो गया कि उसका ये मौद्रिक मूल्य है। उस वस्तु का क्या है? ये मौद्रिक मूल्य है, और यही उस वस्तु की क्या कहलाती है? कीमत कहलाती है। अगर हम जिक्र करें मौद्रिक मूल्य कीमत का हो गया। अब वस्तु का सामान्य मूल्य क्या होता है? सामान्य कीमत। तो सामान्य कीमत का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई वस्तु और सेवा है, और वस्तु सेवा अगर समूह में हो, और समूह में जो औसत वृद्धि होती है, वस्तु सेवा की औसत वृद्धि, वस्तु और सेवा के जो समूह होते हैं उनकी औसत वृद्धि होती है। कीमतों में औसत जो वृद्धि होती है या औसत जो मूल्य होता है, औसत वृद्धि, सॉरी ये वृद्धि नहीं आएगा, मूल्य आएगा। औसत जो मूल्य होता है, कीमत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य कीमत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सामान्य कीमत कहते हैं। वस्तु और सेवाओं के समूह की औसत कीमत कह दो, मूल्य कह दो, एक ही बात है। कीमत को हम क्या कहते हैं? सामान्य कीमत कहते हैं। मौद्रिक मूल्य का मतलब हो गया जिसे मुद्रा में मापा जा सकता हो, और कीमत का मतलब क्या हो गया कि वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की कीमत कहते हैं। अब मुद्रा जो स्फीति होती है, इसके पीछे कारण है। एक तथ्य अपनाया जाता है कि मुद्रास्फीति को हम हर चीज को हम ये नहीं कह सकते कि वो महंगाई होगी है, नहीं। अगर कोई विशेष वर्ग की कोई वस्तु है, किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का जो समूह है, अगर उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो हम बोलेंगे यह महंगाई है। क्या बोलेंगे? महंगाई है। और औसतन सभी वर्गों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, सभी वर्गों की वस्तुओं की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसे मुद्रास्फीति। जैसे मान लो एक समय पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ गए, तो हम बोलेंगे, तो वर्ग क्या है? एक ही वर्ग है ना, पेट्रोल डीजल एक ही वर्ग है। अगर कीमतें बढ़ गई तो हम उसे बोलेंगे महंगाई हो गई। अगर पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, ये तो पेट्रोल डीजल था, उससे संबंधित सभी वस्तुएं जो होती है उनका भी एक साथ मूल्य बढ़ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी शामिल हो गई, अन्य वर्ग की शामिल हो गई, तो कई वर्ग हो गए, और कई वर्गों की कीमतें जब एक साथ बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति है। किसी एक वस्तु समूह की कीमतें बढ़ जाए तो महंगाई, अगर सभी वर्गों की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें एक साथ बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मेन बात अभी आती है कि क्या मुद्रास्फीति हानिकारक है? जी बिल्कुल हानिकारक है, ये बिल्कुल हानिकारक है जी। वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है तो ये हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? आगे हम मुद्रा मापन है वो पढ़ते हैं कि भाई मुद्रा मापन है वो किस प्रकार किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि हमें कीमतों में कितनी वृद्धि हो रही है, कहां वृद्धि हुई है। तो वैसे तो इसके 3 प्रकार बताए जाते हैं आपकी बुक के अनुसार, वैसे मुख्य 2 ही है। पहला होता है थोक मूल्य सूचकांक,
जिसे WPI कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जो तीसरा होता है इसको कहते हैं राष्ट्रीय आय अपस्फीति। ये आपकी बुक के अनुसार है, ये राष्ट्रीय आय अपस्फीति। ठीक है, NID जिसे कहा गया है। वैसे मुख्य दो ही हैं, थोक मूल्य और उपभोक्ता। एक और होता है PPI, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। अब होता यह है, कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले तो सूचकांक का देखो क्या होता है। सूचकांक का मतलब होता है कि एक मापन होता है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डाटा है, अंक है, वो होते हैं। मापन होता है, बहुत सारे अंक है उसमें होते हैं। पैमाने पर मापनीय इकाइयां, जो पैमाना होता है उसकी मापन की का जो इकाइयां होती है उसका औसत होता है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये आपका क्या है? ये इंडेक्स कहेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे? आप इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 10 की वृद्धि। इसमें कितनी वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। इस प्रकार ये सूचकांक होता है, एक लिस्टेड होती है। अब ये 3 प्रकार से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। जैसे मान लो एक उद्योग है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर कोई वस्तु की जो कीमत होती है, प्रारंभिक वस्तु की जो कीमत होती है, उसे जो इंडेक्स जारी होता है उसे बोलते हैं PPI, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। उसके बाद इस वस्तु को जो व्यापारी होते हैं वो उसको एक साथ खरीदते हैं, एक साथ है वो खरीदते हैं। तो यहां जो वस्तु आएगी उसकी जो कीमत आएगी उसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहां से वस्तु चली यहां से 10 तक, ठीक है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स लिस्ट हो गई। उसके बाद में जब वस्तु आगे उपभोक्ता के पास जाएगी, ठीक है, तो यहां जब कीमत बेचेगा तो उसे बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे तो CPI ही मुख्य है, क्योंकि इसी के आधार पर है वो मुद्रास्फीति है वो जांच की जाती है। और सामान्य रूप से भारत की बात करें तो भारत के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो ये होगा। कुछ समय तक ये था CPI था, लेकिन वापस है वो होलसेल कर दिया, क्योंकि CPI है वो हर राज्य का अलग अलग होता है, ये सेंटर का एक ही होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के मापन की 3 इकाइयां हैं, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अपस्फीति, जिसे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा गया, ये NID राष्ट्रीय आय अपस्फीति कहा गया है। 3 प्रकार के होते हैं। वैसे आवाड़े में ये नहीं दिया गया है, दो ही चीज दी गई है। तो थोक मूल्य के अंदर जो सूचकांक होते हैं उसकी लिस्ट होती है, CPI के जो सूचकांक होते हैं उसकी लिस्ट होती है, और इन्हीं सूचकांकों के माध्यम से वो ज्ञात किया जाता है। अगर कीमतें यहां से बढ़ रही है तो इसका मतलब है अगर यहाँ कीमतें बढ़ गई है तो उपभोक्ता के पास जो वस्तु जाएगी उसकी भी कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। आगे इसकी चर्चा करें तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो किस प्रकार रही है। तो भारत में 1950 के अंदर भारत के अंदर कीमतें हैं वो 1.6% बढ़ती हुई है, मुद्रास्फीति 1.6 बढ़ी है। 1960 की बात करें तो 6.4% रही है। 1970 की बात करें तो ये 9% रही है। और वर्तमान 2013 के संदर्भ में देखें, अगर 2013 के संदर्भ में देखें तो ये लगातार 4.7 के अनुसार लगातार मुद्रास्फीति है वो बढ़ रही है, ग्रोथिंग है वो सिस्टम हो रहा है। अब आगे बात करते हैं मुद्रास्फीति हानि है वो किस प्रकार होती है। ये राष्ट्रीय माप थी जो हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं मुद्रास्फीति किस प्रकार हानिकारक है किस प्रकार नहीं। इसे समझने के लिए सबसे सरल तरीका, जैसे मान लो एक समय भारत के अंदर तेजी रहती है, ठीक है, ये पूरा बाजार है, तेजी रहेगी, उसके बाद एक मंदी का दौर आएगा, ठीक है, फिर मंदी से जो बाजार की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार चलेगी? तेजी की ओर चलेगी। तो ये चक्कर है। जब बाजार में जब तेजी की अवस्था हो, और तेजी के अंदर होता ये क्या है कि इसमें वस्तु और सेवा की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें जो मुद्रा है, मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है।
मुद्रा का मूल्य का मतलब क्या हो गया कि जो जो पैसा है आपके पास, उसकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। क्योंकि जो मुद्रास्फीति होती है, तेजी होती है बाजार के अंदर। एक समय ऐसा था कि 3 रुपए का एक समोसा मिलता था, लेकिन आज एक ऐसा समय है कि 10 रुपए का एक समोसा मिलता है। तो मतलब 3 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी वो क्या होगी, अब खत्म होगी। उसका स्थान किसने ले लिया, 10 रुपए ने ले लिया। जब बाजार में तेजी होती है तो उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। और इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो इसमें गरीब जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपनी वस्तु है वो नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति के अंदर सामान्य जो मिडिल क्लास फैमिली होती है और पोअर फैमिली होती है, जो गरीब फैमिली होती है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि तेजी के अंदर जो मुद्रास्फीति है, तेजी किसे कहेंगे, बाजार के अंदर जब तेजी आती है तो मुद्रास्फीति है, उसके अंतर्गत वस्तु और सेवा की कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है, और बाजार में जो पूर्ति है वो कम, और वस्तु की जो मांग है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है, जिससे वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो जाती है। अगर पूर्ति भी समान रहती है, अगर पूर्ति समान रहती है और मांग भी समान रहती है, तो कभी भी बाजार में अंदर तेजी मंदी नहीं आती है। अगर हम इसका उल्टा करें तो बाजार में क्या होता है, बहुत समय तेजी आती है, लेकिन एक समय क्या होगा, मंदी आएगी। मंदी के अंदर क्या होता है, इसका इस पूरे सिस्टम का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि वस्तु और सेवा की कीमतें इसमें बढ़ी है, इसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वस्तु और सेवा की जो कीमतें हैं वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मुद्रा का मूल्य गिरा था, इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। कि अब तो परचेसिंग पावर होती है, क्योंकि मंदी के समय कोई व्यक्ति इतनी मांग नहीं करता, और जो कीमत होती है, वस्तु की कीमतें हैं वो गिर जाती है। अर्थात जो मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की जो परचेसिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें पूर्ति बढ़ जाती है, पूर्ति है, वो वस्तुओं की जो पूर्ति है बढ़ जाती है, और वस्तुओं की मांग है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, मुद्रास्फीति कहा। इसमें तो मुद्रास्फीति कहा गया, इसमें क्या कहा जाएगा, मुद्रा अपस्फीति। इसको क्या कहा जाएगा, मुद्रास्फीति। बाजार के अंदर जब मंदी की स्थिति होती है तो उसे अर्थशास्त्र में अपस्फीति कहते हैं, और जब बाजार में जब तेजी होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को किसको नुकसान है, मुद्रास्फीति के अंदर जो उद्योग होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो व्यापारी होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि माल है वो बिक नहीं रहा होता, और जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है। इससे माल का जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, और स्टॉक के बढ़ जाने से जो गोदाम है उनका किराया है, बिजली है, पानी है, इसका खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए वस्तु क्या होती है, और महंगी हो जाती है, और वो बहुत कम कीमत पर उसको बेच नहीं पाते हैं। तो व्यापारी और उद्योगपति उसमें नुकसान ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि अगर बाजार में तेजी आ जाए तो सामान्य और गरीब लोग मारे जाते हैं, अगर बाजार में मंदी आ जाए तो उद्योग और व्यापारी मर जाते हैं, और बाजार में कभी भी सामान्य संतुलन है वो नहीं बनता। इसलिए अर्थशास्त्री ने कहा कि ये जो ये बाजार चक्कर है, कभी मंदी और कभी तेजी, ये बाजार चक्कर है, कभी मंदी और कभी तेजी आती रहती है, इसको चलते रहना चाहिए। क्योंकि एक समय अगर तेजी आ गई, ठीक है, तो तेजी के अंदर उद्योगपति और व्यापारी उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन गरीब और सामान्य भी मरे जाएंगे। इसके अंदर अगर वो तेजी से घटकर मंदी की ओर आई तो उस समय गरीब और सामान्य लोग हैं वो कम कीमत पर वस्तु खरीद पाते हैं, उनका जीवन आसान हो जाता है, लेकिन उसमें उद्योग व्यापारी मर जाते हैं। लेकिन मंदी से जब वो तेजी की ओर जाएंगे तो व्यापारी और उद्योगपति हैं वो अपनी वस्तुओं का जो स्टॉक किया गया था वो बाजार में बेच देंगे, और उनको फिर फायदा हो जाएगा। मतलब दोनों की स्थिति के अंदर एक को नुकसान और एक को हानि उठानी है वो पड़ेगी। तो इसलिए अर्थशास्त्री ने कहा कि ये जो बाजार चक्कर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। अगर एक समय अगर यहाँ आके रुक जाता है बाजार, तो इस समय गरीब और सामान्य व्यक्ति है वो मारे जाते हैं, तो नुकसान होता है। किसी एक व्यक्ति को नुकसान ना हो, बारी बारी है वो नुकसान होता रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती रहती है इस प्रकार ये भी आना चाहिए। आगे के बारे में आगे पढ़े तो इसमें आगे हम जो पढ़ रहे हैं, छोटी सी बात कि जो वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति है, जिसे हम लगातार तक पढ़ने आ रहे हैं, मुद्रास्फीति जिसे हम महंगाई कहते हैं, ये कैसे होती है, बढ़ती कैसे है। तो बढ़ती कैसे है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, उसका जो लागत है वो 8 रुपया है, ठीक है, और उसका जो टैक्स है वो 2 रुपया है, और उसका जो मालिक है जो उसको बेचेगा उसका लाभ है वो कितना है, 2 रुपया है, ठीक है।
और सबको जोड़ने के बाद उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी होगी? 8, 10, 2, 12 रुपए। 12 रुपए क्या हो गई? उस वस्तु की कीमत हो गई। अब 12 रुपए उस वस्तु की कीमत होगी। मान लो एक समय कि उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है। एक समय क्या बढ़ जाती है? उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है। टैक्स वही का वही है, प्रॉफिट भी वही का वही है, तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 2 बढ़ जाने से 14 रुपए। तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 14। 2 रुपए क्या देने पड़ेंगे आपको? उस वस्तु के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि लागत के बढ़ जाने से वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। और इसे हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। तो लागत के बढ़ जाने से भी वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। तो लागत भी एक फैक्ट है कि लागत के बढ़ जाने से भी क्या होती है? कीमतें बढ़ जाती है। टैक्स, अगर मैं टैक्स बढ़ा दूं, 2 रुपए और बढ़ा दिया, यहां पर 2 की जगह मैंने 4 कर दिए, तो क्या हो जाएगा? या जो रुपए था वो कितना हो जाएगा? 16 रुपए हो जाएगा। मतलब टैक्स के बढ़ने से भी हो जाता है लाभ। अगर वो व्यापारी अपना लाभ बढ़ा दे, 2 रुपए और बढ़ा दे, अपना 4 करते हैं यहां पर, तो यहां पर कितना रुपए हो जाएगा? फिर 18 रुपए हो जाएगा। मतलब जो चीज 12 रुपए की थी वो लगातार लागतों के बढ़ जाने से, टैक्स के बढ़ जाने से और प्रॉफिट के बढ़ जाने से क्या हो गई? कीमतें वो लगातार बढ़ गई। और इस कीमतों में जो सतत वृद्धि है वही कहलाती है महंगाई कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत के बढ़ जाने से भी क्या होता है? कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अब आगे इसका थोड़ा जिक्र करें। मुद्रास्फीति को किस किस को नुकसान है भाई? जो गरीब व्यक्ति है उसको नुकसान है। दूसरा किसको नुकसान है? दूसरा उसको नुकसान है जो बचत करता है। बचतकर्ता को मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई से क्या होने वाला है? नुकसान हो रहा है। मान लो कि एक लड़का है जिसे 60,000 रुपए इकट्ठे किए थे पूरे साल के अंदर बाइक खरीदने के लिए, लेकिन जब 1 साल के बाद में जब उसने पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद वो गया बाजार में और गया, जब उसे पता चला कि भाई जो बाइक थी, जो मोटरसाइकिल थी, वो 60,000 के कीमतें बढ़ जाने के बाद में 62,000 की मिल रही है। मतलब 2,000 रुपए से क्या देना पड़ेंगे? एक्स्ट्रा वो देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बचत कितने की थी? 60,000, लेकिन कीमतों के बढ़ जाने से बाइक की कीमत अब कितनी होगी? 62,000, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गई। अब उसे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए उसे फिर से क्या करनी पड़ेगी? बचत करनी पड़ेगी। तो बचतकर्ता को भी क्या हो गया? मुद्रास्फीति के नुकसान होता है। एक यहां पर अगर बात करें कि भाई जो मजदूरी है, मजदूर वर्ग है, वो क्या होता है? उसमें मजदूर वर्ग है जो मजदूरी करता है, उसको भी क्या होता है? लगातार नुकसान, क्योंकि वो दैनिक आमदनी जो होती है वो कमाता है, 200, 300, 250 रुपए कमाता है और वही क्या कर देता है? अपने जीवन को चलाने के लिए खर्च कर देता है। लेकिन बाद में चलता है कि उसे जीवन जीने के लिए जो चीजें उसको आवश्यक थी वो चीजों की कीमतें क्या हो गई है? बढ़ गई है। 300 रुपए जो मजदूरी कराता था, 300 रुपए अपने जीवन जीने के लिए वो लगा देता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जीवन खर्च करने के लिए उसे 300 नहीं, अब 350 रुपए देने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो अब वो मजदूरी क्या करेगा? 350 रुपए कमाने के लिए और मेहनत करेगा। इसमें जो फायदा होता है वो केवल एक व्यक्ति को होता है, वो होता है ऋणी को। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, ठीक है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से पहले जिस व्यक्ति ने ऋण लिया था और कीमतें बढ़ने के बाद जब वो चुकाएगा तो जो ऋण लिया है उसका मूल्य क्या होगा? उसे कम चुकाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो बहुत समय पहले किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का ऋण लिया था और आज वो अगर 10 रुपए का ऋण देगा तो उसे बहुत कम लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो कीमतें के बढ़ जाने से जो कीमत है, वस्तु की जो कीमतें हैं वो क्या होती है? लगातार बढ़ने से उसको नुकसान होता है। तो इसमें ऋणी को केवल फायदा होता है, बाकी मजदूर वर्ग को नुकसान होता है, बचतकर्ता को नुकसान होता है, गरीब व्यक्ति को नुकसान होता है, सामान्य वर्ग को होता है, जो दैनिक जीवन जीने के लिए जो आमदनी कमाता है उसको क्या होता है? नुकसान होता है। अब बात करते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित स्फीति है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस है वो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो मुद्रास्फीति होती है वो किन किन कारणों से आगे और बढ़ती है, इसका एग्जिट जो डिमांड है वो किस प्रकार लगाया जाता है अनुमान। तो मुद्रा जो स्फीति होती है, मुद्रास्फीति होती है वो मुख्य रूप से 2 कारणों से बढ़ती है। पहला, मांग
प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब डिमांड और सप्लाई का जो अनुपात अगर बिगड़ जाए, मतलब इसमें डिमांड होती है वो एग्रीगेट डिमांड होती है और एग्रीगेट सप्लाई होती है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच में जब अनुपात बिगड़ जाता है, मतलब मांग जितनी है 10 की मांग है, वस्तु की मात्रा के आधार पर मांग की जाती है, मात्रा 10 वस्तु की मात्रा है वो मांगी जा रही है, 10 वस्तु की पूर्ति है वो की जा रही है, तो दोनों क्या हो गई, बराबर हो गए। अगर किसी वस्तु की मांग एक समय बढ़ जाए 12 हो जाए और जो पूर्ति है वो 10 रहे, तो मांग तो यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन पूर्ति क्या हो गई, घट गई। तो मांग बढ़ जाने से क्या होता है, जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाती है। अब एक समय मान लो कि समग्र जो मांग है वो क्या हो गई, कम, और पूर्ति थी वो 10 की 10 थी। इसमें वस्तु की मांग है वो कम हो गई और वस्तु की जो पूर्ति है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो मांग कम हो गई, पूर्ति क्या है, ज्यादा, मतलब बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम है। तो वो क्या करेंगे, अपनी वस्तु को बेचने के लिए कम कीमतों पर वस्तु को बेच देते हैं। इससे वस्तु क्या होती है, थोड़ी सस्ती हो जाती है। अगर वस्तु कीमतें कम हो गई और कीमतें ज्यादा हो गई, तो इसमें तो कीमतें वस्तु की ज्यादा होती है और इसमें क्या होती है, कम हो जाती है। तो मतलब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति का चक्कर है वो शुरू हो गया है। लेकिन बीच का कंडीशन है वो नहीं रहती। बीच की कंडीशन कब रहती है, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होगी, बराबर होगी। तो मांग के बढ़ जाने से अगर कीमतें बढ़ जाती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं की मांग बढ़ जाने से जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। और इसके बारे में एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो कुल व्यय होता है, जो कुल व्यय होता है, कुल व्यय को जो खर्च होता है उसको एग्रीगेट डिमांड माना जाता है। और जो आपके पास जो वस्तु बनी होती है आपके पास जो होती है उसे एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अंदर प्लस 2 के अर्थशास्त्र है उसके अंदर पढ़ाएंगे तब इसको विस्तार से और बताएंगे, क्योंकि लगातार इसके पढ़ाने से क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है जिससे अपलोड होने में भी दिक्कत आती है और बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट रूप से आपको समझाया जा रहा है और इसकी एक पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप के अंदर दे दी जाएगी एक साथ। लागत प्रेरित का मतलब जो भी अभी हम जो पढ़ के आए थे, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लागत प्रेरित का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की लागतों के बढ़ जाने से, वस्तु की जो लागत होती है उसके बढ़ जाने से अगर कीमतें बढ़ जाती है, वस्तु की लागत बढ़ जाने से वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं और इसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है।